हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस के सेक्शन 194 ए के बारे में, जो होता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस के काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और भी वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वहां से जाकर आप सेक्शंस को इजीली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? सेक्शन 194 ए, जो होता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पर्सन है, एक है पर्सन एक्स और एक है पर्सन वाई। ठीक है, पर्सन एक्स है, वो कौन है? तो पर्सन एक्स है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओके, तो कौन से पर्सन हो सकते हैं? कोई कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो क्या इस सेक्शन में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को कवर नहीं किया? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को भी कवर कर रखा है। तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, कौन से इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होंगे? जिनकी टर्नओवर लास्ट ईयर, जिनकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर गई हो। है कि अगर इंडिविजुअल है जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के केस में लास्ट ईयर इनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई हो, और अगर वो प्रोफेशन में है तो लास्ट ईयर इनके ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसीट 50 लाख को एक्सीड कर गई हो। ओके, तो कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा, तो वो सारे ही कवर हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। लेकिन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केवल कौन से कवर होंगे? जिनकी बिजनेस में है तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गई हो लास्ट ईयर। ठीक है, एंड प्रोफेशन में है तो ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो गई हो लास्ट ईयर। ठीक है, जो सामने वाला पर्सन है ये कौन है? ये है एनी रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन कोई भी हो, बट इसका रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। तो क्या नॉन रेसिडेंट पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? तो नॉन रेसिडेंट पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 195, वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन है और सामने वाला पर्सन क्या है? रेसिडेंट पर्सन है। अब इस पर्सन ने क्या किया है? पेमेंट करता है ये पर्सन, इस पर्सन को, रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है। और पेमेंट किसका करता है? इंटरेस्ट का पेमेंट करता है। इंटरेस्ट, कौन सी इंटरेस्ट? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सिक्योरिटीज क्या होती है? कोई भी बॉन्ड हो, डिवेंचर्स हो। तो अगर इस पर्सन ने कोई बॉन्ड या डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं इस पर्सन को, और उसके लिए वो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, तो क्या ये सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल होगा? उस इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होगा 194 ए में? तो इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इंटरेस्ट पर, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 193 दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 193 एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर, तो इसलिए सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट पे की जाती है तो फिर सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल होता है। अब कौन सी इंटरेस्ट हो सकती है? जैसे कि इस पर्सन ने इस पर्सन से कोई लोन, एडवांस या डिपॉजिट ले रखा हो, उसका वो पेमेंट करता है इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उस इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 194 ए के अंदर। समझ में आ गया? चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद में किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? तो टीडीएस के हर एक सेक्शन में एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता रखी है, उस लिमिट से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लायबिलिटी किसके ऊपर होती है टीडीएस डिडक्ट करने की? जो पेयर होता है, जो पेमेंट करता है, उसके ऊपर लायबिलिटी होती है टीडीएस डिडक्ट करने की। तो अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की, कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो जैसे ये पर्सन है, वो पर्सन कौन है? अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो पर्सन कोई बैंकिंग कंपनी है, मतलब कोई बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है,
जिसके पास इस पर्सन ने डिपॉजिट कर रखा है उस स्कीम में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है, उसकी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है पोस्ट ऑफिस। तो इस वाले केस में अगर ये तीन पर्सन है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, अगर ये पर्सन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस वाले केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? इस वाले केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000, मतलब 40,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तब टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को पेमेंट करते हैं। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होती है, तो सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रहे हैं। उस वाले केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50,000। 50,000 से ज्यादा का पेमेंट जब करते हैं तब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 194A में। तो दो लिमिट हमने अभी तक देख ली, एक्सीडिंग ₹40,000 एंड एक्सीडिंग ₹50,000 डिडक्ट किया जाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंक है, ठीक है, वो किस तरह की इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है? देखिए, बैंक के पास बैंक क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए की एफडी कराई किसी बैंक में 5 साल के लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए जमा करा दिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो वो हो गई इंटरेस्ट का पेमेंट, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन मंथली 1 लाख रुपए जमा करा रहा है बैंक के पास में, ठीक है, 1 साल तक के लिए जमा करा रहा है, तो 1 साल तक 1 लाख रुपए जमा करा रहा है, उसके बाद में उसको जो अमाउंट रिसीव होगा वो इंटरेस्ट के साथ रिसीव होगा, ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। और बैंक क्या करती है? सेविंग बैंक अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट का पेमेंट भी करती है बैंक, ठीक है। करंट अकाउंट की इंटरेस्ट का पेमेंट करती है क्या? करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट जो होता है वो टाइम डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है आपका सेविंग अकाउंट, उसकी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। अब टीडीएस किस पर डिडक्ट होता है? तो टीडीएस हमेशा जो टाइम डिपॉजिट्स होती हैं इन्हीं के पेमेंट पर, इनकी जो इंटरेस्ट होती है उनकी पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट होती है जब बैंक इसका पेमेंट करती है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, चाहे कितना भी अमाउंट हो इस इंटरेस्ट का। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे कोई बैंक है, एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, जिनकी एज है 40 इयर्स, ठीक है, 40 साल की एज है इनकी और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में इनका अकाउंट है और इन्होंने एचडीएफसी बैंक की 3 ब्रांचेस में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, ठीक है, कानपुर ब्रांच में, लखनऊ ब्रांच में भी इनका अकाउंट है और आगरा ब्रांच में भी इनका अकाउंट है और इन्होंने एचडीएफसी बैंक की तीनों ब्रांचेस में अलग अलग एफडी करा रखी है, ठीक है। तो जो कानपुर ब्रांच है वो एफडी की इंटरेस्ट कितनी पे करती है? 20,000 रुपए। लखनऊ ब्रांच से एफडी की इंटरेस्ट मिलती है इनको 30,000 एंड आगरा ब्रांच से इनको जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होती है 35,000। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, बैंक अमाउंट पे कर रही है इंटरेस्ट का, और मिस्टर ए जो कि 40 इयर्स की एज में है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पे 40,000 रुपए से ज्यादा की जब इंटरेस्ट पे करती है बैंक तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है बैंक के ऊपर सेक्शन 194A में। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट, वो ब्रांच वाइज देखेंगे या बैंक वाइज देखेंगे? तो यहाँ एचडीएफसी बैंक, लेकिन 3 ब्रांचेस में अकाउंट है, इंडिविजुअली देखें तो लिमिट एक्सीड नहीं हो रही, 40,000 की लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितनी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं मिस्टर ए? 85,000 रुपीज की, ठीक है, तो 85,000 रुपीज की इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट होगा 40,000 रुपए से ज्यादा का। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, जो लिमिट है वो बैंक वाइज देखी जाती है, ब्रांच वाइज नहीं देखी जाती है। टीडीएस की रेट भी मैं साथ में बता देती हूँ, टीडीएस किस रेट से डिडक्ट किया जाता है? तो टीडीएस की रेट होती है 10%, तो 85,000 पर 10% की रेट से मतलब 8500 का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और बैलेंस इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू मिस्टर ए को। समझ में आ गया?
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम है, मिस्टर ए है, 40 इयर्स इनकी एज है, इनके 3 बैंक में अकाउंट है, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में और एचडीएफसी बैंक। तीनों बैंकों में इन्होंने एफडी करा रखी है। उसकी इंटरेस्ट इनको कितनी रिसीव होती है? एसबीआई से इन्हें 40,000 रुपीज रिसीव होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से इनको 50,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक की इंटरेस्ट जो है वो है 30,000। टोटल इंटरेस्ट इनको एक साल में 1,20,000 रुपए की रिसीव हो रही है 3 एफडी से। अब बताइए, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है बैंक के ऊपर? क्या इनकी जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा? तो इस वाले केस में मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, जो लिमिट है बैंक वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग बैंक हैं, तो तीनों के अलग अलग लिमिट देखी जाएगी, ठीक है, इनको मर्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट 40,000 को एक्सीड नहीं हो रही, तो यहाँ पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ लिमिट 40,000 को एक्सीड हो रही है, तो 50,000 पर 10% की रेट से मतलब 5,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करेगी बैंक। यहाँ पर 30,000 है जो 40,000 से कम है, तो इस पर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेम एग्जांपल है, मिस्टर ए है, एज इनकी 40 इयर्स है, इन्होंने एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, ओके। वहां से इनको फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रिसीव होती है 20,000। एक रेकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनको रिसीव होती है 30,000 और इनको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रिसीव होती है सेविंग बैंक अकाउंट से 5,000। तो टोटल बैंक इनको कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? 55,000। अब बताइए, क्या बैंक के ऊपर लायबिलिटी है जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की? तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता रखा था कि जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होती है इस पर कभी भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होती। टीडीएस इस पर कभी भी डिडक्ट नहीं किया जाता। 5,000 क्या 55,000 भी होता तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। टीडीएस हमेशा किस पर, जो टाइम डिपॉजिट होते हैं उन पर डिडक्ट किया जाता है। और ये जो लिमिट होती है बैंक वाइज देखी जाती है। तो एक बैंक में इन्होंने 2 तरह के डिपॉजिट करा रखे हैं, दोनों पर जो इंटरेस्ट मिल रही है उसको टोटल किया जाएगा। टोटल 50,000 रुपीज की वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं जो 40,000 से ज्यादा की है। तो इस पर बैंक 10% की रेट से, ठीक है, मतलब 5,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करेगी और बाकी का अमाउंट इनको पे कर देगी, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हो गए। अब आते हैं वापस, ये देख ली हमने बैंक की लिमिट। उसके बाद में एक लिमिट होती है अदर पर्सन के लिए, ठीक है। तो एक लिमिट है कि अदर पर्सन मतलब इनके अलावा अगर कोई पर्सन है और वो लोन्स एंड एडवांस की जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं इस रेसिडेंट पर्सन को, तो इस वाले केस में जो लिमिट है वो क्या है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से ज्यादा का एक साल में इंटरेस्ट पे करने पर 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने क्या कर रखा है? मिस्टर ए है, बिजनेस करते हैं ये, लास्ट ईयर इनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी, तो ये यहाँ पर फॉल कर गए, 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हो गई मिस्टर ए की। अब इन्होंने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है मिस्टर वाई से और उसकी इंटरेस्ट वो पे करती है 10,000 रुपीज, ठीक है। तो सारी कंडीशंस फॉल हो गई, मिस्टर ए इसमें आ गए, रेसिडेंट पर्सन मिस्टर वाई से लोन ले रखा है इन्होंने, लोन ले रखा, उसकी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सेक्शन 194 ए में फॉल कर गया। और थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 10,000 रुपए से 5,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट, 10,000 रुपए की इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो वो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करके पे करेंगे। रेट ऑफ टीडीएस मैंने आपको बता ही दिया है 10%, ठीक है। और किस पर पे किया जाएगा? जैसे ही लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो पूरा जो अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एक टाइम देखते हैं, टाइम लिमिट क्या है टीडीएस डिडक्ट करने की? तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एक बार ये सर्कुलर देख लेते हैं, सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, सीबीडीटी ने इश्यू किया हुआ है। तो इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है कि बैंक क्या करती हैं? मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो डिपॉजिटर्स की इंटरेस्ट होती है वो किसी प्रोविजनिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देती हैं, ठीक है। और ये क्यों करती हैं? मॉनिटरिंग पर्पस के लिए क्रेडिट करती हैं। तो क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? क्योंकि काफी सारी इंटरेस्ट ऐसी होती है काफी सारे अकाउंट होल्डर्स की जो कि 40,000 रुपए 50,000 रुपए से ज्यादा होती है, टीडीएस की लिमिट को एक्सीड करती हैं। तो क्या उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बैंक के थ्रू? तो इस वाले केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। वैसे हमने पहले क्या बोला था कि किसी भी अकाउंट में क्रेडिट करे पर्सन,
ठीक है, चाहे उसका अकाउंट हो, चाहे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हो, या फिर कोई सस्पेंस अकाउंट में भी क्रेडिट करता है, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। लेकिन यहाँ पर बैंक के ऊपर जब वो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए किसी और अकाउंट में टीडीएस, किसी और अकाउंट में इंटरेस्ट के अमाउंट को क्रेडिट करती है, तो उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होती। तो टैक्स नीड नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सच प्रोविजनिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक फॉर द पर्पस ऑफ मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो डिडक्टर के अकाउंट को एक्चुअल में क्रेडिट करती है तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पशन है, ये देख लीजिए। वैसे सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन इस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी कब इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय अ फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है वो होती है एनी पर्सन, और इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में लिमिट होती है। तो एनी पर्सन में फर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो फर्म ने अगर कोई लोन ले रखा है, वो किसी और पर्सन से ले रखा है, तो उस पर्सन को जब वो उस लोन की इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। लेकिन जब वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है फर्म के ऊपर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ। बजट 2024 की एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। बजट 2024 ने एक सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 194T। सेक्शन 194T क्या कहता है? नया सेक्शन है। सेक्शन 194T कहता है कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का पेमेंट करेगी, जैसे कि सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का जब पेमेंट करेगी और वो पेमेंट जो टोटल पेमेंट होता है वो एक साल में 20,000 रुपए से ज्यादा का पे करती है, तो उस वाले केस में 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी। एक साल में 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करने पर 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी। और ये जो है केवल इंटरेस्ट का लिमिट नहीं देखेंगे, सारा जो पेमेंट होगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सबको ऐड करके 20,000 रुपए की लिमिट जो है वो देखी जाएगी। और ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये भी याद रखना है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो अभी तक क्या होता था, 31 मार्च 2025 तक क्या होगा कि अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पे कर रही है, कोई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से फर्म अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का पेमेंट करेगी और वो टोटल पेमेंट जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा का होगा, तो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी फर्म के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी बजट 2024 की, जो मैंने बता दी। अब इंटरेस्ट पे की जाती है या क्रेडिट की जाती है अंडर द स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दिस रिगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्कीम को बता देती है कि इस स्कीम में डिपॉजिट करो, इंटरेस्ट पे जो करेगा उस पेयर के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई डिपॉजिट किया जाता है बैंकिंग कंपनी में, मतलब अगर हम बैंकिंग कंपनी से कोई लोन या एडवांस ले रहे हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं, तो उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट और पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जैसे कि अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो वो इनकम टैक्स रिफंड इंटरेस्ट के साथ आपको रिसीव हो रहा है, तो क्या उस इंटरेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी? तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी चाहिए कि जो आपको रिफंड मिलता है इनकम टैक्स का, वो इंटरेस्ट के साथ जो रिसीव होता है तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होती। अब पे किया जाता है, किसको पे किया जा रहा है? बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, कोई भी एंटिटी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि इस पर्सन को पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, तो उस वाले केस में भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये सारे एग्जेम्पशंस है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये नोट्स, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। चाहिए होंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर कर दी है सेक्शन के अंदर।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।